जय हिंद साथियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने गणित के सवालों को लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, कह रहा है कि 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। यानी कि इसका हमको मौसा और लौसा ज्ञात करना है। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर 2 पद है तो उसका मौसा और लौसा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर 3 पद दिया हुआ है, 3 पदों का हमको जो है मौसा और लौसा निकालना है। तो पहला पद है 6, दूसरा पद है 72, तीसरा पद है आपका 120। हमको इन तीनों का मौसा और लौसा निकालना है। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3। 72 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 8 9 72। इसके बाद हम लोगों को 120 का गुणनखंड करना है। आप ऐसे करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 6 12, पुनः 2 से कटाएंगे 30 हो जाएगा, पुनः 2 से कटाएंगे 15 होगा, 3 से कटाएंगे 5 होगा और 5 से कटाएंगे 1 होगा। तो इस तरह से 120 का गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो पहले तीनों अंकों का, तीनों संख्याओं का पहले हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हम निकालना चाहते हैं पहले एचसीएफ यानी कि मौसा हम निकालना चाहते हैं। तो साथियों, चाहे 2 पद हो या 3 पद हो, मौसा निकालने का सेम नियम है। मौसा निकालने का नियम बताया गया था कि अगर 2 पद है तो दोनों में जो मिलेगा उसी को लिखा जाएगा, और यदि 3 पद है तो देखेंगे कि कौन सा अंक है जो तीनों में मिल रहा है। तो तीनों में आपका सबसे पहले तो 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 भी मिल रहा है। तो जो तीनों में मिलेगा उसको लिख लेंगे। पहला 2 है और दूसरा 3 है, और कुछ तीनों में नहीं मिल रहा है। तो 3 दूना के 6, यानी कि इसका मौसा हो गया 6। अब चलिए इसी के आधार पर हम लौसा अगर निकालते हैं तो लौसा क्या होगा। तो लौसा का हमने नियम बताया था कि पहले जो तीनों में मिलेगा पहले उसको लिखेंगे। 2 और 3 मिल रहा है, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद क्या कीजिएगा कि अब देखेंगे कि पहला और दूसरा में क्या मिल रहा है। तो पहला और दूसरा में जो मिल रहा है उसको हम पहले लिख चुके हैं, तो इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं बच रहा है। अब दूसरा और तीसरा में देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में मिल रहा है आपका 2, जो पहले से मिला चुके हैं उसको नहीं लिखना है। पुनः एक और 2 मिल रहा है। उसके बाद अब इन दोनों में और कुछ नहीं मिल रहा है। अब पहला और तीसरा में मिलाते हैं। नियम को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले जो तीनों में मिलेगा उसको लिखेंगे, फिर पहला और दूसरा में जो मिलेगा उसको लिखेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे। दूसरा और तीसरा में जो मिलेगा उसको लिखेंगे। पहला और तीसरा में अगर कुछ मिलता है तो उसको लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं। पहले का जो जोड़ा बना चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो अब सबका हम जो जोड़ा लग रहा है सबको लिख चुके हैं। अब जो बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो अब बच रहा है एक 3 और एक 5। यह वह अंक है जो जोड़ा इसका नहीं बन पा रहा था। अब लिखने के बाद सबका हम आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए, 2 3 6, ये भी है 2 3 6, 6 6 36 और 2 5 10,
यानी कि हो जाएगा 360। तो मौसा हो गया 6 और लसा हो गया 360। तो मौसा और लसा भी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। लसा निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे 6 है, 72 है और 120 है। इस तरह से गुणनखंड के माध्यम से भी इस तरह से भी हम लसा निकालते हैं। चलिए तीनों का एक साथ अगर लिख करके लसा निकाला जाए तो पहले देखेंगे कौन सा अंक 2 से कटता है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका 60। जब तक 2 से कटेगा कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे। 36 को कटाएंगे तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 30। पुनः 2 से कटाइए, 3 नहीं कटेगा, ये 2 9 18 और ये हो जाएगा आपका 15। पुनः 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 तिल्ली के 9, 3 पाँचे 15। 3 से पुनः कटाइए 1, ये 1 और ये नहीं कटेगा। 5 से कटाएंगे 1, 1 और 5 एकम 5। तो अब जो ये गुणनखंड प्राप्त होता है, इन सबको हम यहाँ लिख लेते हैं। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और इन सबका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो चलिए हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 छः 36 और 2 पाँच 10, 360। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है। तो या तो ऐसे कर दीजिए या इस तरह से भी आप गुणनखंड करके कर सकते हैं। तो जब 3 पद रहेगा तो किस तरह से हम मौसा और लसा निकालते हैं, इसको अब ध्यान से देख करके करेंगे। चलिए अगले सवाल पे चला जाए। इसके बाद हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपका है साथियों, दिया है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। ये आपका प्रश्न दिया है। कह रहा है कि बताइए कि ये जो आपका सवाल है, इसको हल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भाज्य होगी कि अभाज्य। भाज्य और अभाज्य का जांच करना है। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो दोनों में 13 कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए तो 7 गुणे 11 धन 1 होगा। इसके बाद ये हो गया 13, ये गुणा कर दीजिए, 11 साते 77 प्लस 1, 13 गुणे 77 और 1 78। 78 में 13 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 8 7, तो ये हो गया 4, 8 3 11, 7 2 9 आए 10, 1014 आपका हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो 1014 आया है, हमको पता करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो भाज्य का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य कहते हैं। और ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य कहते हैं। तो पता करना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। 1014 का गुणनखंड किया जाए, 2 से कटाइए, 2 पाँचे 10, 1 बचेगा नहीं जाएगा 0 और 2 साते 14। 2 से नहीं कटेगा। अब चलिए देखते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नवा 27। पुनः 13 से कटाएंगे तो 13 होगा, 13 से कटाएंगे 14 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, यानी कि 1014 का गुणनखंड में हमें 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो जिस संख्या का जो गुणनखंड होता है वह उससे निश्चित रूप से विभाजित होता है।
यानी 1014 2 से भी विभाज्य हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 13 से भी हो रहा है। जो इसके गुणनखंड में आ रहा है उन सभी संख्याओं से ये विभाज्य हो रही है। तो यह जो संख्या है 1 और स्वयं के अलावा 2, 3 और 13 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। या ऐसे भी बता सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड हो जाता है वह भाज्य होता है और जिस संख्या का गुणनखंड नहीं हो पाता है वह अभाज्य होता है। तो इसका गुणनखंड हो जा रहा है, इसलिए यह भाज्य है। तो इस तरह से हम भाज्य और अभाज्य का पता कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चला जाए। तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल आपका दिया है कि यक्स स्क्वायर धन 4x धन 4 के कितने शून्यक होंगे? यक्स स्क्वायर धन 4x धन 4 के कितने शून्यक होंगे? शून्यकों की संख्या बतानी है। तो कोई भी समीकरण जितना घात का होता है उसका शून्य उतना ही होता है। तो यह जो समीकरण है ये आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। तो इसके 2 शून्यक होंगे। जिस समीकरण का जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। तो इस समीकरण के शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा? 2। किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों का संख्या 2 होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यक्स का घन प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 आपका त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण देकर के और पूछ दे कि इसका शून्यकों का संख्या बताइए, तो इसके शून्यकों का संख्या कितना होगा? तो ये 3 घात वाला समीकरण है, तो इसके शून्य का संख्या होगा 3। तो समीकरण दे करके आपसे शून्यकों का संख्या पूछ सकता है। अगला सवाल, अब इस तरह से आपका जो है ग्राफ दिया है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है और इसमें ग्राफ यानी चित्र बना है इस तरह से और बताना है कि अब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चित्र को देख करके हमें शून्यकों का संख्या बताना है। तो चतुर्थांश के अंदर जो भी ग्राफ बना हुआ है देखा जाता है कि वह ग्राफ एक्स अक्ष को कई जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, कई जगह काट रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यह जो आपका ग्राफ है वह एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 जगह इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जय बार काटता है उसके शून्यकों का संख्या उतना होता है। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं होता है। वाई अक्ष को काटे या न काटे उससे मतलब नहीं, केवल एक्स अक्ष को देखना है। तो कई जगह काटा है एक्स अक्ष को? 3 जगह। तो इसके शून्यकों का संख्या क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर 3। एक्स अक्ष को यह ग्राफ 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसके शून्यकों का संख्या होगा 3। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसमें शून्यकों का संख्या कितना है। तो ये जो हमने ग्राफ खींचा है हम देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 और 5 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 5। बस ये देखना है कि एक्स अक्ष को कई जगह प्रतिच्छेदित कर रही है। अगर इस तरह से दे दिया जाए, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इस तरह से दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके शून्यकों का संख्या बताइए, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका ग्राफ खींचा गया है चतुर्थांश के अंदर, यह एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करना चाहिए, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो यह जो ग्राफ हम खींचे हैं वाई अक्ष को तो काटा है लेकिन एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या होगी 0।
इसके शून्यकों का संख्या 0 होगा, क्योंकि यक्ष अष्ट को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं। समीकरण देकर के शून्य का संख्या पूछ सकता है, या इस तरह से ग्राफ देकर के आपसे शून्यकों का संख्या पूछ सकता है। चलिए आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न आपका दे रहा है, समीकरण है आपका 2x² ऋण 8x धन 6 बराबर 0। यह आपका एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताइए। इस समीकरण के शून्यकों का योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों के गुणनफल का मान निकालने का सूत्र होता है सी बटा ए। तो चलिए सूत्र में ए और बी और सी का मान रख दिया जाए। तो हमने बताया कि एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है ए का मान, 2, बी का मान -8 और सी का मान 6। तो रख दिया जाए, माइनस बी का मान -8 और ए का मान 2, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8/2 बराबर 4, यानी शून्यकों का योगफल हो गया 4। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो सी का मान 6 और ए का मान 2, तो 2 तिहाई 6। शून्यकों का गुणनफल हो गया 3। तो योगफल और गुणनफल का ये फार्मूला है, इसमें रख करके आप आसानी से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चला जाए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर। छठवां प्रश्न आपका दे रहा है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाइए या द्विघात समीकरण बनाइए। तो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बनाने का ये सूत्र होता है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। इसमें दोनों मानों को रख दिया जाए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -2 बराबर 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 3x धन 2 बराबर 0। तो ये हमारा जो है एक द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अगले सवाल पे चला जाए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सातवां प्रश्न आपका दे रखा है, तीन x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। कह रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए, यानी कि इसको हल करके शून्य ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के शून्य हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। किसी भी द्विघात बहुपद को हल करने का नियम है कि अगर x² के आगे अंक है, इसका लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया, 3 चौके 12। और यहाँ x के आगे देखिए कौन सा अंक है, तो यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं, तो 1 मान लिया जाता है। अब हमको गुणनखंड खोजना पड़ता है। ऐसा दो अंक खोजा जाए कि गुणा करने पर 12 हो जाए और उन्हीं दोनों अंकों को जोड़ने या घटाने पर 1 हो जाए। तो ऐसा दो अंक कौन सा है? तो 4 और 3 है। 4 का 3 में अगर गुणा करेंगे तो 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमने गुणनखंड खोज लिया। अब इसमें लिख के हल कैसे करेंगे, तो 3x² माइनस कैसे बनाएंगे, 4 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो 1 हो जाएगा, बाहर x -4 इक्वल टू 0।
कोष्टक को तोड़ा जाए 3x स्क्वायर ऋण 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दो का जोड़ा बनाएंगे, इसमें कॉमन है x, 3x माइनस 4 एक कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है 3x माइनस 4 तो बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों शून्य के बराबर है तो एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 तो x बराबर 4/3। पहला शून्य हो गया 4/3। दूसरा शून्य निकाला जाए x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर -1। तो एक शून्य 4/3 होगा और एक शून्य -1 होगा। एक से बढ़ के एक प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है, तो सभी प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान देंगे। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न आपका दिया है 2x धन 3y धन 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x ऋण 4y ऋण 4 बराबर 0। ये दो जो है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है और कह रहा है कि बताइए कि इन दोनों समीकरणों का कैसा हल है। कैसा हल का मतलब यह अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अनंतता अनेक हल है। तो कैसे पता किया जाता है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3 अनुपातों की आवश्यकता होती है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक होता है इसको कहा जाता है A1, इसको कहा जाता है B1 और इसको कहा जाता है C1। दूसरे समीकरण में कहा जाएगा A2, ये हो गया आपका B2 और ये हो गया आपका C2। A2 का मान 6, B2 का मान -4, C2 का मान -4। प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। पहला अनुपात निकाला जाता है A1/A2। A1 का मान है 2 और A2 का मान 6। घटा दिया जाए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। पहला अनुपात A1/A2 का मान हो गया 1/3। दूसरा अनुपात निकाला जाए B1/B2। B1 का मान है 3 और B2 का मान है -4। तो दूसरा अनुपात हो गया -3/4। तीसरा अनुपात निकालिए C1/C2। C1 का मान 5, C2 का मान -4। तीसरा अनुपात हो गया -5/4। अब देखा जाता है कि तीनों अनुपात बराबर है कि अलग-अलग है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला 1/3 है, दूसरा -3/4 है, तीसरा -5/4 है। यानी तीनों अलग-अलग है, तीनों बराबर नहीं है। अर्थात A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर नहीं है। तो तीनों अनुपात जब बराबर नहीं रहता है तो ये सूत्र किसका होता है? तो ये होता है अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल यानी इन दोनों समीकरणों का कैसा हल है? अद्वितीय। और इसी में पूछ देता है कि अगर ये दो समीकरण आपका दिया है, अगर इन दोनों का ग्राफ खींचा जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी कि समांतर होगी कि संपाती होगी, ये भी पूछता है। तो जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है वह अगर उन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रतिच्छेदित करेंगे कि समांतर होंगी, संपाती होंगी। इसका सूत्र आप लोगों को बताया गया होगा। इसी में एक और पूछता है कि इन दोनों समीकरणों का संगत हल होगा कि असंगत। यदि अद्वितीय हल है, तीनों बराबर नहीं है, तो उसका होता है संगत हल। यानी जिस समीकरण को हल किया जा सके उसे कहते हैं संगत हल। और अद्वितीय हल में समीकरण को हल किया जा सकता है, x और y का मान निकाला जा सकता है।
इसलिए ये संगत हल। तो ये तीनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं इस तरह के समीकरण को देकर। तो सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे। बहुविकल्पी में ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, कोई भी प्रश्न बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। प्रश्न नंबर 9 में दे रहा है कह रहा है कि x बराबर 5 रेखा किस अक्ष के समांतर है। कह रहा है कि जो x बराबर 5 जो आपका ये रेखा है या एक रैखिक समीकरण है, यह किस अक्ष के समांतर है। तो इसका ग्राफ खींचा जाए। ये है आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। इधर सभी मान आपके प्लस में लिखे जाते हैं, इधर सभी मान आपके माइनस में, यानी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। वाई अक्ष पर इसी तरह से ऊपर 1 2 3 4 प्लस में होगा, नीचे चलेंगे तो माइनस में होगा। तो कह दिया जाए कि x बराबर 5 किस अक्ष के समांतर है। तो देखेंगे कि x अक्ष पर 5 कहाँ पर है। तो यहाँ पे x अक्ष पर 5 है, यहाँ पर 5 है, वहां से एक सीधी रेखा ऐसे खींच दी जाती है। यह x बराबर 5 का ग्राफ हो गया। तो ये जो आपकी रेखा प्राप्त हुई है, यह किस अक्ष के समांतर है। तो यह आपका y अक्ष के समांतर है। x बराबर 5 किस अक्ष के समांतर है, तो लिख देंगे कि y अक्ष के समांतर है। अगर यही कह दे कि y बराबर 3 किस अक्ष के समांतर है, तो y का मान 3 इधर नीचे होता है y अक्ष पर, यहाँ से ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे। ये आपका जो समीकरण है, जो रेखा है, ये y बराबर 3 का ग्राफ हो गया। तो ये जो रेखा है ये किस अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। तो अगर x का मान दिया है तो y अक्ष के समांतर होगा, और y का मान दिया है तो x अक्ष के समांतर होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कोई भी रेखा इस तरह की है तो किस अक्ष के समांतर है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न आपका दिया है x धन 2y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करके x और y का मान पता करना है क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी भी नियम से हल कर सकते हैं। अगर इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है तो x या y किसी एक को बराबर करना पड़ता है। तो y वाले को अगर बराबर करना है तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, तो सब में गुणा किया जाए, 2 दूना के 4x ऋण 2y और 0 में होगा तो 0 होगा। इसके बाद पहले वाले समीकरण को लिख लिया जाए, जो बराबर हो जाता है उन दोनों के आगे चिन्ह देखा जाता है, एक माइनस एक प्लस है तो लिखेंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, कट गया। इसको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5x, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, x बराबर 5/5 बराबर 1। x का मान 1 हो गया। अब y का मान पता करना है। x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। चलिए 1 में रख दिया जाए। यहाँ पर x का मान 1 प्लस 2y बराबर 5। तो 2y बराबर 1 उधर जाएगा तो 5 में से माइनस होकर के हो जाएगा 4। तो y बराबर 4/2, यानी 2 दूना के 4। तो इस तरह से x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो आपने देखा।